सर, जैसे आपने कहा कि हिस्सेदारी की बात आपने की, तो हिस्सेदारी के संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी 2012 तक, तो उनकी सरकार में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। उनकी सरकार में तमाम वर्गों के लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी मिली और लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क बहुजन महापुरुषों का एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है पूरे देश में। वो पार्क भी बहन जी ने बनाने का काम किया। नौकरी बड़े पैमाने पर लोगों की दी। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था उनकी सरकार में लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी थी। तो लोकतंत्र में लोगों को और क्या चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए? सर, आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की और आपने ये भी कहा कि जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो सिद्धांत है, बीएसपी में बहन कुमारी मायावती जी ने उस सिद्धांत को लागू किया और ये सिद्धांत जो है ये आरएसएस का सिद्धांत है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी यानी कि आपकी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, अन्य पार्टियों के लीडरान वो लगाते रहते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी वोट काटने वाली पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी आरएसएस के द्वारा संचालित पार्टी है। इस पर आपका क्या विचार है? जैसे कि बहुजन समाज है और ये बहुजन समाज का जो वोट है वो कुछ वोट तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, कुछ बहुजन समाज के लोग चूंकि यादव हैं, वर्मा हैं और तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, वो समाजवादी पार्टी में भी हैं और कुछ बहुजन समाज पार्टी में हैं, कुछ रिपब्लिकन पार्टी में हैं। तो ये और आपकी भी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी। तो ये तमाम पार्टियां, बहुजनों की तमाम पार्टियां अगर होंगी तो बहुजन समाज का वोट बढ़ जाएगा और जब बहुजन समाज का वोट बढ़ जाएगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो इसके लिए आपका क्या कहना है इस पर? MN 85 न्यूज के दर्शकों का आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आने वाले समय में अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी करने के लिए जुट गई हैं। कुछ पार्टियां धार्मिक एजेंडे पर काम कर रही हैं, कुछ पार्टियां सामाजिक एजेंडे पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, माननीय रामधारी दिनकर सर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आज इन्हीं मुद्दों पर हम आपसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका MN 85 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी में जुट गई हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की क्या भूमिका है, क्या तैयारी है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। बहुजन मुक्ति पार्टी भी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। अभी नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, हमने उसके लिए तैयारी कर रखी है। हमारे कैंडिडेट्स डिसाइड हो चुके हैं, लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी 2024 में अपना अच्छा प्रदर्शन करे और हमारा मानना है कि हम इतनी तैयारी इस लेवल पर कर रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा और जो सरकार बनेगी, बहुजन मुक्ति पार्टी का उसमें एक अहम रोल होगा। हमारे बगैर कोई भी सरकार इस देश में नहीं बनेगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, बहुजन मुक्ति पार्टी के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और समाज में सवाल अक्सर लोगों के जहन में है, तो वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बहुजनों की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी पार्टी बहुजनों की है बहुजन समाज पार्टी और तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। इन तमाम पार्टियों के बावजूद भी बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? चूँकि भारत में जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां, उनका जो चरित्र है पार्टियों का, जो उनके क्रियाकलाप हैं, काम करने की जो शैली है, सारी पार्टियां जो इस देश की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के समर्थन में है। शासक वर्ग की जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो,
जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां व्यवस्था के समर्थन में काम कर रही हैं। वह व्यवस्था, जिस व्यवस्था में इस देश का बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम है, लाचार है, बेकार है, बेरोजगार है, ये सारी पार्टियां बात तो समाज की करती हैं, वोट मांगती हैं समाज से, लेकिन समाज के जो मुद्दे हैं, जो बहुजन समाज का जो असली मुद्दा है, गुलामी का, उनके बेरोजगारी का, उनकी गरीबी का, उनकी अशिक्षा का, इस पर कोई भी पार्टी सही दिशा में काम नहीं करती है। सर, बहुजन समाज गुलाम है। आपने कहा कि बहुजन समाज भी गुलामी में है, लेकिन भारत में संविधान लागू है और जिस दिन से इस देश में संविधान लागू हुआ उस दिन से सभी लोगों को, देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्वतंत्रता मिल गई। फिर किस आधार पर यह कहा जाए कि आज भी बहुजन समाज गुलाम है? देश तथाकथित रूप से आज़ाद हुआ और पंजाब के पटियाला में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में बहुजन समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम तथाकथित आज़ाद भारत में गुलाम लोग हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो जो हमारे आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, बहुजन समाज के आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, उस महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने ये बात कही थी, 4 साल के बाद कही थी, संविधान लागू होने के बाद भी कही थी। 50 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 51 में बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर हम गुलाम नहीं होते, संविधान लागू होने के बाद हम संवैधानिक अधिकारों को हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए, इस देश की संपत्तियों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं हुई, इस देश की जो व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, ये आज भी शासक वर्ग के नियंत्रण में है। आज भी लोग इस देश में गरीब हैं, लाचार हैं, बेकार हैं। आज भी शिक्षा से उनको वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आज भी हम कैसे कहें, आज भी हमारा आदमी जब किसी थाने में FIR लिखवाने जाता है तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस देश में हम लोग जो है आज़ाद हैं? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद नहीं हुए। आज़ादी तो तब हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमको आज़ादी मिली, जब इस देश की सारी जगहों पर, सारे स्थानों पर, व्यवस्था के सारे अंगों पर हमारे लोगों को हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भागीदारी मिल गई होती। तो चूंकि नहीं मिली और आज भी लगातार हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इससे ये बात सिद्ध है। सर, जैसे आपने कहा कि हिस्सेदारी की बात आपने की, तो हिस्सेदारी के संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी 2012 तक, तो उनकी सरकार में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, उनकी सरकार में तमाम वर्गों के लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी मिली और लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क, बहुजन महापुरुषों का एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है पूरे देश में, वो पार्क भी बहन जी ने बनाने का काम किया। नौकरी बड़े पैमाने पर लोगों की थी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था उनकी सरकार में लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी थी। तो लोकतंत्र में लोगों को और क्या चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए? जिस देश में लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का जो प्राण है प्रतिनिधित्व होता है। तो बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से बहन जी ने पार्क वगैरह बनवाया, हमारे महापुरुषों की के यादगार में जो है वो काम किया गया, तो वो तो अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहन जी ने जो कुछ किया उसके पीछे माननीय कांशीराम जी का हाथ था। 4 बार सरकार बनी, तो जब तक साहब थे, माननीय कांशीराम जीवित थे,
तो काम समाज के लिए कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन कांशीराम साहब के न रहने पर बहुजन समाज पार्टी का जो विचारधारा थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो बदल करके आरएसएस की विचारधारा उसमें समाहित हो गई। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। अगर बहन जी की 4 बार सरकार बनी, 4 बार अखिलेश और माननीय मुलायम सिंह की सरकार बनी, 8 बार सरकार बनी। 8 बार सरकार बनने पर आप देख रहे हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं, आप देख सकते हैं कि कौन मजबूत हुए 8 बार की सरकार बनने में। अगर हमारी स्थितियों में परिवर्तन हुआ, हम मजबूत हुए। बहुजन कहने के लिए कहा जाता था कि ये दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की सरकारें आई हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मजबूत कौन लोग हुए? जिन्हें मजबूत होना चाहिए था वो मजबूत नहीं हुए, जो मजबूत थे वही मजबूत हुए। तो और 8 बार सरकार बनने के बाद परिस्थितियां ऐसी चेंज होना चाहिए था कि ऑल इंडिया में उत्तर प्रदेश का आज मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर वो भय नहीं होनी चाहिए थी, वो गरीबी नहीं होनी चाहिए थी, वो लाचारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सब है, बरकरार है। थोड़ी सी नौकरियां मिल गई, कुछ लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन हमारा जो कोटा है रिजर्वेशन का, जिसको भरने के लिए कांग्रेस ने उसमें काम किया, कुछ बीजेपी ने किया, सपा बसपा ने किया, लेकिन आज तब भी अनुसूचित जाति और जनजाति का अगर कोटा देखा जाए तो 10.5% पूरा हुआ। अभी 12% हमारा कोटा बाकी है विभिन्न क्षेत्रों में। और अगर वो कोटा जो है हमारा रिजर्वेशन वो पूरा हो जाता तो हम समझते हैं कि एक भी पढ़ा लिखा लड़का, बेरोजगार जो लड़का है हमारे समाज का, वो दिखाई नहीं पड़ता। सर, आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की और आपने ये भी कहा कि जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो सिद्धांत है, बीएसपी में बहन कुमारी मायावती जी ने उस सिद्धांत को लागू किया और ये सिद्धांत जो है ये आरएसएस का सिद्धांत है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी यानी कि आपकी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, अन्य पार्टियों के लीडरान वो लगाते रहते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी वोट काटने वाली पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी आरएसएस के द्वारा संचालित पार्टी है। इस पर आपका क्या विचार है? जब बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी, तो उस समय कांग्रेस के लोग जो शासक वर्ग में उस समय थे, कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, तो कांग्रेस पार्टी के लोग यही कहते थे ये वोट कटवा पार्टी है। खुद वो कहते थे कि ये वोट कटवा पार्टी है। तो कोई भी पार्टी किसी का वोट नहीं काटती है, अपने हिस्से का वोट लेती है और उसके वोट बैंक जो है धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उसकी विचारधारा से जो लोग प्रभावित होते हैं, उसके जो समर्थक होते हैं, आगे चल करके वही उसके वोटर्स बनते हैं। तो ये कहना कि ये वोट कटवा पार्टी है, लोगों का वोट काट रही है, ऐसा नहीं है। तो हमारे बारे में भी वही लोग शासक वर्ग के द्वारा ये कही हुई बात को आज लोग बोलते हैं। तो क्या ऐसा उम्मीद था कि बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी? तो ये जो कथन है लोगों का, ये गलत है। हमको जो वोट हमको मिल रहा है वो हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है। आप सर जो है आपकी जो पार्टी है वो आरएसएस के द्वारा संचालित है, ये एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो लोग कहते हैं, अगर हम आरएसएस के द्वारा हमारी पार्टी संचालित है तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोग जो है, अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग बड़ी संख्या में गए थे। जो 3.5 लाख की भीड़ थी वहाँ, उसमें आप ये समझ लीजिए कि 3 चौथाई पार्टी जो है संख्या वो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों की थी। तो अगर बहुजन मुक्ति पार्टी आरएसएस के द्वारा संचालित है तो ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है ना हमारा, कि अगर हम आरएसएस के द्वारा संचालित हैं या आरएसएस के इशारे पर हम काम कर रहे हैं, तो हम आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो आरएसएस के बारे में उसके विरोध में बोल दे। हम तो हेडक्वार्टर का घेराव करने गए थे और करके आए हैं, और मोहन भागवत को उसका ताला बंद करके हेडक्वार्टर का भागना पड़ा। तो ये कैसे कहा जा सकता है? जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, और इस तरह का ये भ्रामक प्रचार है वो हम न आने पावें,
हमारी पार्टी का विस्तार न हो, तो इस तरह से तमाम लोग अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन उनके अफवाह फैलाने से कोई असर हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। आगे आने वाला समय वो हमारा होगा और निश्चित रूप से इस देश में हम ही लोग कामयाब होंगे और हमारी सरकार चलेगी। सर जैसे कि बहुजन समाज है और ये बहुजन समाज का जो वोट है वो कुछ वोट तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, कुछ बहुजन समाज के लोग चूँकि यादव हैं, वर्मा हैं और तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी में भी हैं और कुछ बहुजन समाज पार्टी में हैं, कुछ रिपब्लिकन पार्टी में हैं। तो ये और आपकी भी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी। तो ये तमाम पार्टियां, बहुजनों की तमाम पार्टियां अगर होंगी तो बहुजन समाज का वोट बढ़ जाएगा और जब बहुजन समाज का वोट बढ़ जाएगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो इसके लिए आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा है, जिस पार्टी की विचारधारा अच्छी होगी और समाज के हित में होगी। आज परिस्थितियां यह हैं, आज की डेट में परिस्थितियां यह हैं कि किसी भी पार्टी पर समाज के लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं। सभी पार्टियों ने समाज को धोखा दिया और समाज का वोट लिया। समाज के बीच में बहुत बड़े बड़े वादा किया उन्होंने, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपने वादे पर खरा उतरने का काम नहीं किया। तो आज जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है, क्योंकि सभी लोगों ने ठगा, सभी लोगों ने धोखा दिया वोटर्स को। आज भी आजादी के मिले 75 साल पूरे होने वाले हैं, 74 साल पूरा हो गया, 75वां चल रहा है। 75 साल के दौरान आज भी गरीब गरीब है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो अगर ये सबके साथ अन्याय हुआ होता और इन पार्टियों में धोखा नहीं दिया होता तो लोगों के अंदर जो अविश्वास की भावना बढ़ी है वो नहीं होती। हमारी विचारधारा, हम समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितनी पार्टियां हैं, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो समझौतावादी पार्टियां हैं। हम समझौता नहीं कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। सर एक बहुत खास सवाल है, यदि आप कह रहे हैं कि वो समझौतावादी पार्टियां हैं तो आपकी पार्टी भविष्य में यदि सरकार में आती है या बहुजन समाज आपको चुनता है तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो है दुश्मनों के साथ समझौता नहीं करेंगे? हमारा एकदम से जो है मामला एकदम क्लियर है। हम कभी भी किसी से, जब हम ये बोल रहे हैं कि हम ये सभी पार्टियां समझौतावादी हैं, तो हम कभी किसी से समझौता करने वाले नहीं हैं। अगर हमें समझौता करना होता तो हम जो है जो अभी छोटी छोटी पार्टियां हमारे बाद बनी हैं, चाहे वो संजय निषाद हों और चाहे राजभर जी हों, चाहे अपना जो दल है, ये सारी पार्टियों ने शासक वर्ग की पार्टियों से समझौता करके और उन्होंने जो है चुनाव जीता है। तो हमें समझौता करना होता तो हमारी भी सीटें बहुत सारी निकल गई होती। हमारे बाद से वो ऑफर आया था 2019 में कि आप हमसे समझौता कर लीजिए, आपको 40 एमपी दे देंगे और 200 करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा, समझौता कर लीजिए। तो अगर हम समझौता करना होता तो 2019 में हमारी एमपी की बहुत सारी सीटें हो गई होती। तो हम समझौता करने वाले नहीं हैं, हम अपने बलबूते संघर्ष के बदौलत, और समाज हमको बहुत तेजी से हमारी ओर समाज आकर्षित हो रहा और समाज के लोगों की आशा उम्मीद बढ़ी हुई है कि अभी तक सारे पार्टियों ने धोखा दिया, बहुजन मुक्ति पार्टी ही सही लड़ाई लड़ रही है, आगे चल करके यही इस देश में राज करेगी और इन्हीं को अवसर दिया जाए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। हम जहां जाते हैं वहां हमको लोग जो है सम्मान दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं। अभी डर के नाते नहीं बोलते थे, अब समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जिनकी समझ में हमारी बात आ रही है, हमारे कामों को देख रहे हैं, हमारे संघर्ष को देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी भारत बंद किया, 4 बार भारत बंद किया। हम जनगणना, जाति आधारित जनगणना के विरोध में हम लोगों ने भारत बंद किया। हम एनआरसी के मुद्दे पर हम लोगों ने भारत बंद किया। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम पर समाज के लोगों की आशा उम्मीद जगी हुई है और लोग हमको बड़े पैमाने पर साथ देने के लिए तैयार हैं।
हमारी परिवर्तन यात्रा भी इसी दिशा में चल रही है। हम 1 साल लगातार परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, सभी मंडलों में, पूरे प्रदेश में चला रहे हैं और पूरे देश में हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है। हम अपनी विचारधारा को समाज में बड़ी तेजी से फैला रहे हैं। हमारे साथी जो कर्मठ साथी हैं वो लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। सर, आपने 2019 के चुनाव की बात की, तो 19 के चुनाव से एक बात याद आ गया कि जो समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे, तमाम पार्टियां हैं, बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी की एक खास बात मैंने देखी कि 2019 के चुनाव में स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने का काम किया, और वो ये जो खास बात है ये अन्य पार्टियों में देखने को नहीं मिलता। तो ये जो स्टाम्प पर लिखकर देने का जो मामला है, ये किस हद तक सही है? ये एकदम 100% ये बात सही है। और आज तक भारत में किसी भी पार्टी ने, चूंकि सभी पार्टियों ने धोखा दिया, मैंने पहले बताया, इसलिए किसी भी पार्टी पर वोटर्स का विश्वास जो है नहीं हो रहा है। इसलिए हमने जो है 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर हम हर चुनाव में हम लोगों को दे रहे हैं कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा जनता से हमारा समझौता एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे जीतने के बाद तो आप हमारे विरोध में कोर्ट में जा सकते हैं और हमारी सदस्यता खत्म की जा सकती है इस मुद्दे पर। तो इसलिए लोगों को विश्वास बढ़ रहा है और लोग ये कह रहे हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि कोई पार्टी अगर 10 रुपये के जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जिन मुद्दों पर हम काम करने की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को कोई पार्टी 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर आपको लिख दे तो आप उसको देना, हमको मत वोट देना, हम तो ये कहते हैं। तो किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे। क्यों? कि उनको भविष्य में भी धोखा करना है, उन्होंने पहले भी धोखा किया है, आगे भी धोखा करेंगे। तो इसलिए वो लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। और हम ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमको कोई धोखा नहीं करना है, इसलिए अब हम भविष्य में धोखा नहीं करेंगे, इसलिए तो लिख करके दे रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हम धोखा देने वाले हैं? हम और पार्टियों की तरह हम नहीं करेंगे। सर, सरकार की बात आपने की, तो जो सरकार, यदि आप सरकार में आते हैं, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रहते ये संभव नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां स्थापित पार्टियां थी बहुजन समाज की, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, ईवीएम मशीन के वजह से वो पार्टियां आज राजनीति में हाशिए पर चली गई हैं। तो जो स्थापित पार्टियां राजनीति में हाशिए पर चली गई हैं, तो जो पार्टी अभी स्थापित नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी, वो ईवीएम के रहते शासन और सत्ता में कैसे आएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। वो पार्टियां जरूर कहती हैं कि ईवीएम जो है बहुत बड़ी बीमारी है और इसके नाते हम सत्ता में नहीं आ सकते। वो कहती हैं, हमारी भारत में ईवीएम का मुद्दा उठाने वाले हम लोग हैं। किसी पार्टी ने, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। पूरे देश में इस मुद्दे को हाईलाइट करने वाले, बढ़ाने वाले, और इस पर जन जन तक ये बात लोगों के अंदर गई है और आज हमारी बात को वो बोलने के लिए मजबूर हैं कि लेकिन वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कहते तो जरूर हैं, क्योंकि वो समझौतावादी पार्टियां हैं। कांग्रेस और बीजेपी की ये बी टीम है, ये पार्टियां, जो चाहे वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे और जो छोटे छोटे दल हैं, ये सारे के सारे उसके बी टीम है। तो ये चूंकि इनका समझौता है, इसलिए ये जो है ये उनके विरोध में, शासक वर्ग के विरोध में और इन पार्टियों के विरोध में ये रोड पर उतरने वाले नहीं हैं। जबकि लगातार हम इस पर भारत बंद करने का काम कर रहे हैं, लगातार। तो ये मुद्दा हमारा है और ये निश्चित रूप से जब तक ईवीएम रहेगी तब तक जो है किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। हाँ, ये पार्टियां जरूर सोचती हैं कि जैसे केजरीवाल की सरकार बन गई, जैसे मायावती की सरकार का भी इनको भी अवसर मिल जाए, ये लगे हुए हैं। ये पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। ये पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, ये सोचती हैं शासक वर्ग से समझौता करके अंदर हम समझौता करके रहेंगे तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम भी बन जाएंगे। तो इनकी ये सोच है, इस दिशा में ये काम कर रहे हैं। ये संघर्ष करने वाले नहीं है। समाज का अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। समाज के अस्तित्व की चिंता अगर इनको होती तो सारी पार्टियां हमारे साथ आ जाती, इस मुद्दे पर एक हो जाती और लड़ाई लड़ते। लेकिन ये
ये आने वाली नहीं है, ये संघर्ष करने वाली नहीं है, ये उनके पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। तो इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। सर, ईवीएम के मसले पर बहन कुमारी मायावती जी ने तो ये बात कही थी, नेशनल मीडिया पर आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ये बात कही थी कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए। और अभी जो पिछला चुनाव हुआ है विधानसभा का 2022 का, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा कि ईवीएम की वजह से जो है हम चुनाव हार गए। यानी कि उन लोगों का मानना है कि ईवीएम से वोटों की जो है हेराफेरी होती है। तो इस पर फिर किस आधार पे कहा जाए कि वो लोग ईवीएम के लिए सतर्क नहीं है, ईवीएम के मुद्दे पर जागरूक नहीं है? एकदम सतर्क नहीं है। अगर सतर्क होते तो हमारे साथ उनको आंदोलन में आना चाहिए, रोड पर उतर जाते, हमारा साथ सहयोग करते। केवल कहते हैं लेकिन वो आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक आंदोलन करने के लिए सारे लोग तैयार नहीं होंगे तब तक ये मुद्दा यानी ईवीएम की जो समस्या है, जो हमको शासक वर्ग में रूपांतरित नहीं होने देना चाहती, ये मामला इसी तरह से लंबित रहेगा। सर, अभी हाल ही में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि जातियां पंडितों ने बनाई, और वो तमाम अखबारों में छप करके ये बात आई। तो वो जो उन्होंने बयान दिया कि जातियां पंडितों ने बनाई, फिर अभी हाल ही में जब ब्राह्मण समाज ने उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया इस बात को लेकर के, तो उन्होंने अपना बयान बदला और उन्होंने कहा कि पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता, पंडित किसी भी जाति का हो सकता है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो शुरू में बोला था मोहन भागवत जी ने, वो आधा सत्य बोला था। पंडित जो शब्द है वो बौद्ध धर्म से लिया गया शब्द है, और बौद्ध काल में जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी तो उस समय जिसकी बहुत बड़ी डिग्री जिनको प्राप्त होती थी तो वो उपाधि दी जाती थी, पंडित की उपाधि दी जाती थी। तो ये शब्द वहाँ से आया है। तो पंडित नहीं बल्कि ये ब्राह्मणों ने बनाई है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है। तो इसलिए अब दबाव पड़ रहा है, तो दबाव पड़ने पर अपने लोगों से उनको अगर भय लग रही है, इस तरह का स्टेटमेंट बदल रहे हैं, तो उनके बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। अब समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और इस बात को लोग मानने लगे हैं कि ये ब्रह्मा ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाया, जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाई, बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है। सर, इस समय वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे, जो कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। और उस विवाद में अयोध्या के महंत जो हैं राजू दास ने, उन्होंने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गला काट कर लाएगा उनको 21 लाख रुपए के नाम देंगे। और जिनको जगत गुरु कहा जाता है परमहंस, उन्होंने तलवार खरीदी, उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया भी उस तलवार को। तो ये सारा जो मामला रामचरितमानस और ये उसमें चौपाइयों को बदलने के लिए जो ये मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो मुद्दा है निश्चित रूप से ये गंभीर मुद्दा है, और इस पर जो वाद विवाद खड़ा हो चुका है इस देश में, तो मैं इस पर ज़्यादा न कह करके ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उससे हट करके हमको काम करना चाहिए। अगर आप बहुजन समाज के शुभचिंतक हैं, बहुजन समाज के लोगों में को उनको जागरूक करना है, तो आप बहुजन समाज के ही लोगों को उनके बीच में जाकर के लोगों को आप जागरूक करिए। और इस तरह का विवाद फैला देने से हमारा जो असली मुद्दा है, जैसे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा, ठीक है ना, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, ईवीएम का मुद्दा आज का सबसे ज्वलंत ये मुद्दे हैं। और इन मुद्दों से हमारा दिमाग, बहुजन समाज के लोगों का दिमाग हटाने के लिए ये राजनीति लोग इस तरह की कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने समाज को जागरूक कर लो, उनसे भिड़ने की क्या जरूरत है, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने से विवाद उत्पन्न हो रहा है, हमारा मामला डाइवर्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, उस समाज के लोगों के बीच में जाकर के ये उनको जागरूक किया जाए। सर, एक खास बात है, यदि मान लिया जाए रामचरितमानस में जो चौपाई है उसको बदल दिया जाए, तो क्या उसको बदलने से जो समाज में लोगों के दिमाग में और व्यवहार में जो आचरण है नीच मानने का
या अछूतों को या शूद्रों को पीटने का जो व्यवहार में है, क्या रामचरितमानस की चौपाइयों में बदलाव करने से समाज में जो व्यवहार है व्यवहार में भी परिवर्तन होगा? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है जाति पाति का उच्छेद। उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि ये जाति व्यवस्था और इस तरह का भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की ये जो भावना है, इन धर्म ग्रंथों में समाहित है। तो जब तक लोग इन धर्म ग्रंथों, धर्म शास्त्रों में लोगों की आस्था होगी, जब तक लोगों के मन मस्तिष्क में इन धार्मिक ग्रंथों और धर्म शास्त्रों के प्रति जो आस्था और विश्वास है, जब तक वो नहीं समाप्त होगा, तब तक ये जो व्यवस्था चल रही है ये समाप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमें अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है। किसी से लड़ने झगड़ने और सर काटने और प्रतिकार करने का ये जो मामला है, ये इसका कोई स्थायी निराकरण निकलने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस समाज को हम आज़ाद करना चाहते हैं, मानसिक उसकी गुलामी जो उसके अंदर है, हमारे लोगों को उनके बीच में जा कर के उनको समझा करके ये जो लोगों के मन में जो आस्था है, धर्म ग्रंथों के में जो विश्वास है वो खत्म हो जाए, तो अपने आप लोग उसको मानना बंद कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन सर, मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, चौपाइयों को बदलने की बात जो कही, तो उसमें जो गलत लिखा है उसको उन्होंने बदलने की बात की। तो क्या किसी का सर कलम कर दिया जाए, किसी का गला काट दिया जाए, किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, क्या इस देश में संविधान नहीं लागू है या लोकतंत्र समाप्त हो गया है? देखिए, बाबा साहब ने जो भारत का संविधान लिखा, आर्टिकल 13 में उन्होंने कहा कि आज के तारीख से जितने नियम कानून हैं, धर्मशास्त्रों के हैं, धार्मिक ग्रंथों के हैं, मनुस्मृति के, आदि जो भी है, उन्होंने एक तो क्लियर नहीं किया, लेकिन कहा कि आज से जो भी अभी तक जो नियम उपनियम जो थे, आज तक जो भी कानून लागू होता था, तो वो कौन से कानून थे? धार्मिक ग्रंथों के, धर्मशास्त्रों के ही तो कानून हमारे ऊपर लागू होते थे। तो सारे नियम, जो सारे कानून को नल एंड वाइड किया जाता है, उसी दिन समाप्त हो गया। तो उस दिन से वो लागू नहीं है संविधान के अनुसार, तो वो लागू नहीं है। तो हमको उस बात को ध्यान में रख करके काम करना है कि वो खत्म हो गए हैं। और जो चीज़ बाबा साहब ने अपने संविधान जो हमारे जिस संविधान से ये देश चलता है, हम उसको मानते हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो इस तरह का संविधान हम अपनी बात तो कर सकते हैं, बात को तार्किक ढंग से उसको कहा जाए, लेकिन उसकी मार पिटाई करना, सिर काटने से ये तो देश में क्रांति हो सकती है, देश में जो है अंतर्द्वंद हो सकता है, देश में जो है गृह युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। तो ये जो लोग आज इस तरह का काम कर रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका कोई मकसद नहीं है, ये इसका अस्थायी समाधान नहीं है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को क्या बहुजन मुक्ति पार्टी रोक पाएगी? हमारी तैयारी तो यही है, और हम अकेले तो हम चाह रहे हैं कि हम भी इतना ताकतवर हो जाए और लोगों को हम जोड़ने, छोटे छोटे दलों को भी हम जोड़ रहे हैं। अभी से हमारी बातें चल रही हैं और हम निश्चित रूप से इस पे कामयाब होंगे और बीजेपी को हम रोकेंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। आपने सर इस खास बातचीत में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।